हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ते हैं अपने बिजनेस स्टडीज़, यानी कि हमारा सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। हम लोग FW टेलर्स का बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ लिए। अब हम लोग साइंटिफिक टेक्निक पढ़ेंगे। FW टेलर ने साइंटिफिकली क्या क्या टेक्निक अप्लाई किया था उन्होंने, ठीक है बेटा। तो टोटल हमारे 5 उनके टेक्निक है, ठीक, जिसमें हमने कोड बनाया है FWSDM। ये कोड है बेटा। इस कोड में सबसे पहले F से होता है बेटा फंक्शनल फॉरमैनशिप, ठीक है बेटा। फंक्शनल फॉरमैनशिप, फॉरमैनशिप से पहले समझते हैं। फॉरमैनशिप का मतलब बेटा क्या होता है? फॉरमैनशिप का मतलब होता है ऑपरेशनल लेवल मैनेजर, जो हमारे लोअर मैनेजर जो होते हैं बेटा, वो होते हैं फॉरमैनशिप, ठीक है। आप बेसिकली आप कई सारे कंपनीज में देखे होंगे फोर मैनेजर कहा जाता है, FM फोर मैनेजर। तो फोर मैनेजर बेसिकली लोअर मैनेजर होते हैं जो एम्प्लॉय को कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं आयुष? एम्प्लॉइज को, ठीक है। तो अब यहां पर बेटा देखिए क्या बोला है प्रिया, यहां ये बोला है कि जो फॉरमैनशिप है उसको फंक्शनिंग कर दे रहा है। फंक्शनिंग का मतलब ये बोलना जा रहा है कि FW टेलर ने कहा कि साइंटिफिक टेक्निक, यानी साइंटिफिक टेक्निक में कि जो भी आपका फोरमैन है यानी ऑपरेशनल लेवल मैनेजर है आकाश, उसको क्या कर दो ना, बांट दो। क्या कर दो? डिवीजन कर दो। यानी कि एक काम करो, उसको 2 डिपार्टमेंट में बांट दो। एक बोलो कि उसमें प्लानिंग चलेगा, एक आपको डिपार्टमेंट बांटो जिसमें प्लानिंग हो, और दूसरे डिपार्टमेंट को बांट दो जिसमें उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट किया जाए, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। समझ गए? जैसे कि यहां पर बेसिकली फैक्ट्री को बांटा गया, यानी जो फैक्ट्री हमारा है उस फैक्ट्री को 2 पार्ट्स में किया गया। एक तो बोला गया है कि कुछ लोग हमारे प्लानिंग के एरिया में काम करेंगे और कुछ लोग प्रिया कहां काम करेंगे? प्रोडक्शन के एरिया में काम करेंगे। प्रोडक्शन का मतलब होता है जो हमने प्लानिंग किया उसको इंप्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इंप्लीमेंट करेंगे। तो मतलब कि फॉरमैनशिप यानी जो मैनेजर है उसको क्या किया गया? 2 कैटेगराइज में बांट दिया गया। बेसिकली इसको बोला गया एक फैक्ट्री है, उसमें जो 4 मैनेजर होता है जो एम्प्लॉइज को कंट्रोल करता है, उसको 2 डिपार्टमेंट में बांट दिया है। बोला है कि कुछ मैनेजर जो ऑपरेशनल लेवल है वो प्लानिंग करेंगे और कुछ ऑपरेशनल लेवल मैनेजर क्या करेंगे बेटा? उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करेंगे, यानी प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए बेटा आपका लिखा है द टेलर सजेस्टेड दैट द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री, देखिए यहां लिखा भी है द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट्स। कितने डिपार्टमेंट बेटा? 2 डिपार्टमेंट्स, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर देखिए बेटा कितने कैटेगरीज हैं। जो हमारे डिपार्टमेंट है, इंचार्ज है, उस इंचार्ज में कितने कैटेगरीज है, कितने काम है, जरा देखिए बेटा। यहाँ पर 4 है, 4 क्लर्क हैं। यहाँ पर जो प्लानिंग होगा वो कितने प्रोसेस में हो, कितने इसमें काम है? तो 4 है बेटा, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ठीक है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी। यानी कहने का मतलब हमारा जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी कई सारे वर्क को बांटा गया है। बोला ये गया है कि प्लानिंग वाले में रूट क्लर्क में क्या होगा कि काम कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, ये रूट क्लर्क का काम है। रूट क्लर्क का ये काम है कि काम को कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे उसके बारे में प्लानिंग करना। समझ गए? कोई भी काम अगर किया जा रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए तो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाएगा, उसका प्रोसेस, उसका सिस्टमैटिकली वर्क, उसको पहले से प्लान करना, ये काम किसको दिया गया? रूट क्लर्क को। किसको दिया गया बेटा? रूट क्लर्क को। देखिए लिखा भी है दिस फॉरमैन बोले तो मैनेजर, ऑपरेशनल लेवल मैनेजर, ठीक है। फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर परफॉर्मिंग द मैनुअल जॉब को परफॉर्म करने के लिए बेटा क्या किया जाता है? ये फॉर मैनेजर क्या करता है कि उसका प्रॉपर स्टेप बना देता है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको परफॉर्म किया जाएगा। किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा उस जॉब को कैसे स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, कौन प्लान करता है? रूट क्लर्क, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन के नाम से आपको लग रहा होगा इंस्ट्रक्ट करना, किसी को गाइड करना। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम ये है कि जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं तो उनको इंस्ट्रक्ट करना, उनको टाइम टू टाइम उनको गाइड करना, उनको बताना, ठीक है। तो ये कौन करेगा? टाइम टू टाइम उनको अपडेट करना, उनको गाइड करना, उनको इंस्ट्रक्ट करना, इन्फॉर्म्ड करना, ये काम भी अलग से दिया गया। किसको दिया गया बेटा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क को दिया गया। इसमें यह बोला गया है कि आपको एक काम करना है, जो भी काम चलेगा उसमें आप प्लान करते रहना कि किसको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, कब इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, कहाँ इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, किसको इन्फॉर्म किया जाएगा, कैसे काम को बताया जाएगा कि काम कैसे करना है, कहाँ करना है, इसके बारे में पहले से डिसाइड कर लो। समझ गए मेरी बात? तो ये किसको दिया गया? इंस्ट्रक्शन
कार्ड क्लर्क को दिया गया। इसमें लिखा भी है दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द जनरल इंस्ट्रक्शन। इसमें इस फॉरमैन का ये जिम्मेदारी है कि वो जनरल इंस्ट्रक्शन देगा नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब। जॉब को करने के लिए कैसे करना है, क्या करना है, उसका प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना किसका जिम्मेदारी है? समझ गए? कोई भी काम जो कर रहा है उसको कैसे करेगा, कहाँ से शुरू करेगा, कहाँ अंत करेगा, वो पूरा प्रोसेस विधि कौन बताएगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बताएगा। ये पहले से प्लानिंग करने के लिए इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, हाँ। रूट क्लर्क बेटा फिर से बताया, रूट क्लर्क बेटा ये काम है कि इसमें जो फॉरमैन होता है उसका ये जिम्मेदारी होता है कि जो भी काम स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा, ठीक है, उसका सीक्वेंस को पूरा सेटअप करना, ये प्लानिंग करना रूट क्लर्क का काम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो आप अकाउंट्स का नोट्स कैसे बनाओगे, कहाँ से शुरू करोगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट चैप्टर करोगे, ये प्रॉपर सीक्वेंस कौन फिक्स करेगा? रूट क्लर्क फिक्स करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क काम ये है बेटा कि कितने टाइम में काम को कंप्लीट करना है, कितना खर्चा लगेगा, ये एक प्लानिंग कौन करता है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ठीक है, इसमें लिखा है दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन जॉब। कब स्टार्ट करें, कब जॉब को कंप्लीट करें, कितना खर्चा लगेगा, ये प्रॉपर सेटअप फॉर प्रॉपर प्लानिंग किसको दिया गया करने के लिए? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क को। उसके बाद डिसिप्लिनिंग का मतलब होता है कि भाई जाहिर सी बात है कि कंपनी के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, नियम कानून होना चाहिए, तो डिसिप्लिन बनाने का, नियम कानून बनाने के लिए अलग से किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, वो है डिसिप्लिन इंचार्ज। ठीक है, इसको बोला गया है कि जो भी नियम कानून होगा वो आप बनाओगे। समझ गए? तो ये होता है डिसिप्लिन, यानी 4 वर्क को बांटा गया है अलग अलग। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको बेटा? यहाँ नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला बेटा देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, अगला हमारा यानी कि दूसरा डिपार्टमेंट, हमारा सेकंड डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है ना, प्रोडक्शन इंचार्ज, जिसको हम लोग एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट भी कहते हैं। एग्जीक्यूशन मतलब बेटा कि ये प्लानिंग डिपार्टमेंट ने जो किया प्लान उसको इंप्लीमेंट करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, इंप्लीमेंट करता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर कितने बेटा इसमें मैनेजर है, जरा देखिए कितने मैनेजर को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। ठीक है, गैंग बॉस का बेटा काम ये होता है ना, बात समझिए आयुष, गैंग बॉस का बेटा काम ये होता है कि कंपनी के अंदर कितने रिसोर्सेस चाहिए, कंपनी के अंदर काम को करने के लिए, जो भी प्रोडक्शन करने के लिए कितने रिसोर्सेस चाहिए, कितने मशीन्स चाहिए, हर चीज़ें जो भी एम्प्लॉयज़ चाहिए, कितने रिसोर्सेज चाहिए, वो रिसोर्सेज कलेक्ट करने का काम, लाने का काम, अरेंज करने का काम गैंग बॉस का है। किसका है बेटा? गैंग बॉस का। क्लियर? देखिए इसमें लिखा भी है, ही अरेंज ऑल द मशीन टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड परफॉर्मिंग फॉर द जॉब। यानी जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए कंपनी के अंदर, वो सारे रिसोर्सेज को अरेंज करता है कौन? गैंग बॉस। क्लियर? सेकेंड बेटा हमारा है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम क्या का? स्पीड बॉस का बेटा काम ये है कि ये क्या करता है कि काम को कितने टाइम पे पूरा करना है। बात समझिए, काम को कितने टाइम पे पूरा करना है, एक टाइम सेटअप करता है। ठीक है, कौन करता है? ये टाइम को सेटअप करके देता है। ये कौन है बेटा? आपका स्पीड बॉस। यानी स्पीड बॉस का काम ये है कि वो ये देखता है कि काम टाइम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम टाइम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको वो कौन देखता है? स्पीड बॉस देखता है। देखिए लिखा भी है दिस फॉरमैन एश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क। वो ये देखता है कि क्या काम जो है टाइम पे पूरा हो रहा है कि नहीं। क्लियर? थर्ड क्या बेटा? रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम ये नहीं है कि रिपेयर करता है, रिपेयर बॉस का काम ये है कि रिपेयर करवाता है। जो भी मशीन टूल्स, जो भी चीजें खराब होती है उसको रिपेयर करवाने का काम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? रिपेयर बॉस की होती है। ठीक है बेटा, तो दिस बॉस इंश्योर दैट द मशीन एंड टूल्स आर कीप्ड इन वर्किंग कंडीशन। जितने मशीन टूल्स हमारे हैं कंपनी के अंदर, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको रिपेयर करवाएगा कौन? रिपेयर बॉस। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिपेयर बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? वो करता नहीं, करवाता है रिपेयर बॉस। ठीक है, और इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम क्या मान्या? इंस्पेक्टर काम ये है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है अच्छी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्वालिटी सही है कि नहीं, मतलब क्वालिटी में थोड़ा डिसबैलेंस नहीं ना है, टेस्ट अलग नहीं ना हो गया, तो हर चीज को जांच करता है, वेरीफाई करता है। कौन करता है? इंस्पेक्टर बॉस करता है। कौन करता है बेटा? इंस्पेक्टर बॉस का काम ये है बेटा कि जो भी सामान बन रहा है ना, वो सामान की क्वालिटी को जांचना, देखना कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये इंस्पेक्टर बॉस करता है। देखिए लिखा भी है दिस बॉस इज कीप इन द चेक एंड ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट। आउटपुट मींस फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स की क्वालिटी को चेकअप करता है कौन?
इंस्पेक्टर बॉस। क्लियर? तो बेटा हमारा यानी कि हमारा जो है हमारा एफ है, एफ से हमने ये जाना फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एफडब्ल्यू टेलर बोलता है, यहाँ पर जो साइंटिफिक टेक्निक में उसमें ये बोलता है कि जो भी मेरे कंपनी के अंदर फैक्ट्री है उस फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट में कैटेगराइज कर दो, उसके अंदर जो भी ऑपरेशनल मैनेजर है उसको अलग अलग उसमें रख दो। यानी कि पहला डिपार्टमेंट प्लानिंग का बना दो, उसके अंदर मैनेजर रख दो, ठीक, 4 उसमें बताए, और दूसरा डिपार्टमेंट बना दो एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कि जो भी प्लान हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके अंदर 4 रख दो। क्लियर? तो इसका एक कीवर्ड्स है बेटा, कीवर्ड्स ये है कि सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि प्लानिंग के लिए अलग और एग्जीक्यूशन मींस उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग, सेपरेट कर दो उस डिपार्टमेंट को। ये इस पॉइंट के कीवर्ड है बेटा, ठीक है? समझ में आया? यहाँ तक कर लीजिए बेटा, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद बेटा हम लोग चलते हैं आपका नेक्स्ट डब्ल्यू से वर्क स्टडी। ठीक है बेटा? देखिए बेटा, वर्क स्टडी ध्यान दीजिएगा, वर्क स्टडी में क्या होता है, इसके अंदर कई सारे हम स्टडी पढ़ेंगे। ठीक है? वर्क स्टडी का मतलब होता है कि काम को पूरा करवाना। ठीक है? इसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे, यहाँ पर जो एफडब्ल्यू टेलर है उन्होंने टेक्निक ये बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ हमें स्टडी करना पड़ता है वर्क स्टडी में, जिसमें क्या होता है कम खर्चे में हम पूरा अच्छा आउटपुट देते हैं, कम खर्चे में अच्छा आउटपुट देते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, देखिए वर्क स्टडी में इंक्लूड क्या क्या चीज़ें देखिए। अभी फिलहाल आपका 3 चीज़ें यहाँ पर दी है। पहला है आपका फटीग स्टडी। फटीग स्टडी में बेटा हम लोग ये स्टडी करते हैं ना, ये देखते हैं कि एम्प्लॉय को, ध्यान दीजिएगा बेटा, एम्प्लॉय को टाइम इंटरवल कितना देना है, मतलब कि जो उनको फ्री टाइम दिया जाता है, फ्री टाइम दिया जाता है ना थोड़ा रिलैक्स के लिए, तो जो फ्री टाइम दिया जा रहा उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसको कितना टाइम दिया जाए, है ना, कितने टाइम के बाद उसको उनको रिलीफ टाइम दिया जाएगा। समझ गए? ये चीज़ देखिए इसमें लिखा है टू सेटअप द रेस्ट इंटरवल। यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए रेस्ट इंटरवल सेटअप किया जाता है कि कितने टाइम के लिए वो रेस्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। समझ गए? किसमें बेटा? फटीग स्टडी में। ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या लिखा? टू सेट द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। कितनी बार हम उनको रिलीफ टाइम देंगे, कितनी बार हम उनको रिलैक्स देंगे बेटा, है ना, रेस्ट इंटरवल प्रिया, हम उनको कितने बार देंगे, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल का मतलब कि हम उनको कितने कितने टाइम के बाद हम उनको रिलैक्स देंगे। जैसे मान लीजिए 3 घंटा काम किया, फिर 3 घंटे के बाद 15 मिनट का रिलैक्स, फिर 3 घंटा काम किया, है ना, फिर उसके 15 मिनट का रिलैक्स, तो 3 आवर का ड्यूरेशन दिख रहा है ना बेटा। तो 3 घंटे के बाद हम उनको जो रिलैक्स दे रहे, तो वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, कि कितने फ्रीक्वेंसी के बाद उनको रिलैक्स दे रहे हैं। ठीक है? रेस्ट दे रहे हैं। और ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल का मतलब होता है कि जो भी हम उनको टाइम ड्यूरेशन के लिए जो रिलैक्स दे रहे हैं वो कितने टाइम ड्यूरेशन दे रहे हैं, कि 15 मिनट दे रहे हैं, 16 मिनट दे रहे हैं, 20 मिनट दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेशन। तो यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए रेस्ट इंटरवल बेटा फिक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एम्प्लॉय अगर काम करते करते इतना वो हो जाता है जिससे वो काम पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है? तो उनको थोड़ा रिलीफ टाइम मिलता है, तो क्या होता है वापस से वो रिचार्ज हो जाता है काम करने के लिए। ठीक है? तो यहाँ पर एफडब्ल्यू टेलर ने बोला कि यहाँ पर एम्प्लॉय को रिलैक्स टाइम दिया जाए, रेस्ट इंटरवल दिया जाए। तो यानी कितने बार दिया जाएगा, है ना, वो चीज़, और जो भी उसको उनको रेस्ट इंटरवल दिया जाएगा, कितने कितने ड्यूरेशन टाइम के बाद उनको दिया जाएगा, और कितने ड्यूरेशन का दिया जाएगा, ये चीज़ बेटा ध्यान दीजिएगा। दिस इज कॉल्ड फटीग स्टडी। समझ गए? इससे क्या होगा, हमारा काम अच्छा होगा और हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। ठीक है? कम खर्चे में काम प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। क्लियर? दूसरा बेटा हमारा है मेथड स्टडी। इसमें हम लोग ये देखते हैं, एफडब्ल्यू टेलर ये बोलता है कि मेथड स्टडी में ये देखो, बेस्ट से बेस्ट मेथड निकालो। क्या निकालो प्रिया? बेस्ट से बेस्ट मेथड निकालो जिससे आपका प्रोडक्शन अच्छा हो। समझ गए? जैसे होता है ना कि आप लोग हम लोग अपने पढ़ाई करने का कुछ ना कुछ अपना स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हम रात में सो जाएंगे, सुबह 4 बजे मॉर्निंग में उठेंगे, पढ़ेंगे। तो हम लोग यानी कि अपना स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट मेथड बना रहे हैं जिससे हम अपना अच्छी तरीके से पढ़ सके। उसी तरह एफडब्ल्यू टेलर ने बोला कि काम को करवाने के लिए बेस्ट से बेस्ट मेथड को सर्च करो और उसको अप्लाई करो। तो वही चीज़ है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फाइंडिंग द बेस्ट वे फॉर डूइंग जॉब। काम को करने के लिए सही तरीका को इसमें ढूंढो। एक मेथड स्टडी में ये होता है कि एफडब्ल्यू टेलर ने बोला कि काम करने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड होगा, तरीका होगा, वो फाइंड आउट करो। ठीक है? फिर सिलेक्शन ऑफ मेथड, उस मेथड को सेलेक्ट करो जिसकी वजह से क्या होगा, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, अगर अच्छा मेथड आप सेलेक्ट करोगे तो आपको जाहिर सी बात है खर्चा कम लगेगा, उसमें खर्चा कम होगा, खर्चा क्या होगा बेटा, कम होगा, और मैक्सिमाइज द क्वालिटी, क्वालिटी और अच्छा होगा। समझ में आया? तो यहाँ एफडब्ल्यू टेलर ने बोला कि आपको मेथड पे ध्यान देना पड़ेगा। मेथड बोले तो काम करने का तौर तरीके पे ध्यान देना पड़ेगा कि अच्छा तरीका सर्च करो, पता करो और वो एम्प्लॉय को बताओ जिससे खर्चा कम होगा और क्वालिटी क्या होगा बेटा, मैक्सिमाइज होगा। क्लियर होगा प्रिया? समझ में आया? तीसरा बेटा है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में हम लोग ये स्टडी करते हैं बेटा, मतलब एफडब्ल्यू टेलर ने ये कहा कि
कितने टाइम में काम को पूरा करना है। एक सेटअप बनाओ, प्रॉपर एक टाइम सेटअप बनाओ कि एक एम्प्लॉय को इस काम को कितना टाइम पे पूरा करना है, करेगा। क्लियर? तो वो टाइम स्टडी होता है, जिसमें लिखा भी है, देखिए, टू फाइंड आउट अ स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्मिंग द जॉब। जॉब को यानी कोई भी काम को करने के लिए बेटा एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करो। ऐसा नहीं कि आज स्कूल बुला दिया गया और टीचर को बोला गया कि 6 घंटा पढ़ाना है, अगले दिन बुला गया 8 घंटा पढ़ाना है। तो इससे क्या होता है बेटा, इससे मतलब एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, तो टीचर के माइंड में होगा कि हाँ ये सही से नहीं जा रहा है। यानी कोई भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय से काम करवाया जा रहा है तो एक टाइम सेटअप नहीं रहेगा, तो उससे 2 लॉस होगा। पहला तो ये कि एम्प्लॉय नर्वस होगा, एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं करेंगे, और दूसरा ये कि प्रोडक्शन ढंग से नहीं होगा। एक टाइम सेटअप करने से क्या होता है बेटा कि आपका दिमाग में रहता है कि इतने टाइम में मेरे काम को पूरा करना है ना प्रिया। तो टाइम स्टडी में यही होता है कि हमको एक प्रॉपर टाइम फिक्स करना है उस काम को करने के लिए। और क्या लिखा है, टू सेट द स्टैंडर्ड टारगेट वर्कर के लिए। जब टाइम अगर आप फिक्स कर दोगे कि कितने टाइम में पूरा करना है, फिर उसको टारगेट दे दो। क्या दे दो प्रिया? टारगेट दे दो। फिर देन उसके बाद डिटरमाइन नंबर ऑफ वर्क टू द एम्प्लॉयड, यानी कि कितने नंबर ऑफ वर्कर उस काम को करेंगे, वो फिर बाद में देख लो। ये तो आगे का काम है। फिलहाल इसमें मेन टाइम स्टडी में क्या था बेटा कि काम को करने के लिए कितना टाइम चाहिए, वो टाइम को सेट करना, ये टाइम स्टडी में आता है। ठीक, यानी FW टेलर ने ये बताया कि वर्क स्टडी में कि हमको कम खर्चे में ज़्यादा आउटपुट देना है, तो उसके अंदर कई सारे स्टडी आते हैं, जिसमें फटीग स्टडी होता है। फटीग स्टडी में ये होता है कि एम्प्लॉय को रेस्ट इंटरवल देना है, जिससे एम्प्लॉय अपने वर्क, अपने एनर्जी को रिचार्ज कर सके और काम अच्छे से कर सके, यानी उनको रेस्ट थोड़ा देना है। तो रेस्ट कैसे दोगे, कितना दोगे, है ना, कितने टाइम का दोगे, है ना, और कितने फ्रीक्वेंसी में दोगे, वो सेटअप करना। ठीक है बेटा। दूसरा मेथड स्टडी में ये था कि जो भी आप काम एम्प्लॉय से करवाए हो तो करवाओगे तो वो कौन से मेथड से करवाओगे, तो बेस्ट से बेस्ट मेथड सर्च करो, पता करो, फिर बाद में उनको सौंपो करने के लिए। इससे क्या होगा, खर्चा भी कम होगा और क्वालिटी क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। फिर टाइम स्टडी में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर ये है कि आप बेस्ट से मतलब एक टाइम सेट करो, कोई काम को करने के लिए प्रॉपर टाइम सेट करो कि इस काम को करने में इस काम को इतने टाइम पे पूरा करना है। तो माइंड में क्या रहेगा एम्प्लॉय की, एक टाइम सेट रहे कि हाँ इतने काम को इतने टाइम में पूरा करना है, तो अच्छे तरीके से पूरा होगा। और टाइम सेट नहीं रहेगा तो फिर कोई भी काम ढंग से नहीं होता है। ठीक है, तो टाइम बहुत जरूरी है। क्लियर? यहाँ तक नोट के लिए समझ में आ गया बेटा। अभी इसके आगे और स्टडी है इसके अंदर बेटा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट बेटा हमारा है उसके अंदर, उसी वर्क स्टडी के अंदर ही हमारा है। वर्क स्टडी के अंदर अगला बेटा हमारा क्या पॉइंट है, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में बेटा ये होता है ना कि यहाँ पर ये देखा जाता है, यानी कि मैनेजर को, जो FW टेलर थे उन्होंने ये बोला कि सारे मैनेजर को ये ध्यान देना चाहिए कि वर्कर के लिए कितना मूवमेंट रखा जाए। आयुष, वर्कर के लिए बेटा कितना मूवमेंट रखा जाए। जैसे होता है ना कुछ अननेसेसरी मूवमेंट में, यानी कि वो कितना मूव कर रहे हैं वर्क करते करते, तो यानी कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि वो मूव करते हैं तो वो हमारे कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं रहता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि वो कोई प्रोडक्शन कर रहा है कोई एम्प्लॉय, ठीक है, जहां वो प्रोडक्शन कर रहा है उसका कुछ इक्विपमेंट दूसरी जगह रखा हुआ है और उसका कुछ और इक्विपमेंट बाकी दूसरे जगह रखा हुआ है, तो उससे क्या हो रहा है कि वो प्रोडक्शन करते समय वो मूव कर रहा है दूसरे जगह, वो अपने इक्विपमेंट्स को लाने के लिए, फिर वहां से वहां मूव कर रहा है अपने इक्विपमेंट्स को लाने के लिए। तो वो जो मूवमेंट कर रहा है बेटा, इससे कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्शन में डिले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो वो डिले होने के वजह से प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा है। तो FW टेलर ने ये कहा कि हमें क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉय को कम मूवमेंट करना चाहिए, यानी कि एक स्टैंडर्ड मूवमेंट देना चाहिए कि इतना ही मूवमेंट तुम्हें करना है। जो भी इक्विपमेंट है उनके आसपास नियरेस्ट रख दो, जिससे वो मूवमेंट कम करे और अच्छा आउटपुट दे सके। ये मोशन स्टडी करता है, यानी कि एम्प्लॉयज को मूवमेंट एक पर्टिकुलर फिक्स करना है कि इतना ही मूवमेंट उनको करना है, उससे ज्यादा मूवमेंट नहीं करना, अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब ये क्लियर हो गया। जैसे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, टू डिटरमाइनिंग द मूवमेंट ऑफ द वर्कर। इसमें सबसे पहले क्या करो कि वर्कर के लिए कितना मूवमेंट होगा, कितना वो मूव करेंगे, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, वो कितना मूवमेंट करेंगे, उसको पहले सबसे पहले पता करो, डिटरमाइन करो व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, जब वो जॉब को परफॉर्म करेंगे। दूसरा, उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करो कि कितना वो प्रोडक्टिव मूवमेंट कर रहे हैं और कितना वो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कर रहे हैं। प्रोडक्टिव मूवमेंट का मतलब होता है कितना मेरी कंपनी के लिए वो मूवमेंट बेनिफिशियल है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव, और कितना वो मूवमेंट हमारे कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनप्रोडक्टिव। वो डिफरेंशिएट करो, वो पता लगाओ। जैसा अभी हमने आपको बताया कि एम्प्लॉय काम कर रहा है तो अपना मूवमेंट क्या कर रहा है कि वहां से सामान ला रहा है, फिर वहां से सामान ला रहा है, तो क्या जरूरत है बेटा, वो अननेसेसरी जो मूवमेंट कर रहा है दैट इज अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, उसको दोनों को पता लगाया। ठीक है, उसके बाद फाइनली टू एलिमिनेट द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। एलिमिनेट मतलब उस अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को हटा दो, यानी जो वो मूव कर रहा है उतना
अपने टूल्स को लाने के लिए, मशीन्स को लाने के लिए, वो क्या करो कि जो भी मशीन टूल्स ला रहा है उसको उसके नियरेस्ट रख दो, जिससे वो लाने में उसको आसानी रहे और कम टाइम में हो जाए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया? तो ये था बेटा मोशन स्टडी। अब इसे क्या ध्यान देगा। नेक्स्ट बेटा हमारा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसमें ध्यान दीजिएगा, हमारा ये कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, हमारा वर्क स्टडी कंप्लीट हो गया। वर्क स्टडी के बाद बेटा हमारा एस से क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, इसमें ये है बेटा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टैंडर्डाइजेशन को। क्या समझते हैं बेटा? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता है बेटा ना कि अब डब्ल्यू टेलर ये कहते हैं कि सारे मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, अपने कंपनी के अंदर क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना चाहिए। क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन रखने, इट मीन्स व्हाट कि जो स्टैंडर्ड कॉमनली हर कोई फॉलो कर रहा है वही स्टैंडर्ड टाइप प्रोडक्ट बनाना है मेरे को। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बेटा आप टीवी देखते हैं। ठीक है, टीवी देखते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल छोड़िए, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन में एक बैक कवर होता है ही नहीं होता है? तो वो बैक कवर जो बनता है वो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड है बेटा। समझे मेरी बात ना, कि उस फोन का यही बैक कवर होगा। आयुष, उस फोन का यही बैक कवर होगा। जैसे मान लीजिए कोई आईफोन ले लीजिए, आईफोन का बैक कवर देखे होंगे, सेम एज इट इज होता है। तो अगर बेटा मान लीजिए अगर हम आईफोन का बैक कवर बना रहे हैं, तो अगर उसमें थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो क्या उसमें लगेगा? क्या वो बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो बेटा यही स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है कि जो कॉमनली जिस प्रोडक्ट में वो स्टैंडर्ड चल रहा है वही स्टैंडर्ड टाइप प्रोडक्ट मेरे को बनाना है, यानी उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना है। रिमोट का जो बैटरी होता है, देखते हैं कॉमनली बेसिकली सबका सेम होता है। किसी भी कंपनी का बैटरी सेम होता है कि नहीं होता है? अब वो किसी भी रिमोट में लग जाता है, तो अगर रिमोट का बैटरी अगर थोड़ा सा भी मिसमैच होगा, तो अगर मोटा पतला हुआ तो क्या वो रिमोट में लगेगा? नहीं लगेगा। तो वही उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना है कि जो कॉमनली हर जगह यूज हो रहा है, हर चीज़ में लग रहा है बेटा, उस टाइप के स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मेरे को बनाना है। समझ में आया? ये स्टैंडर्ड मेरे को मेंटेन रखना है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ देखिए, अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी, यानी ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो इंटरचेंजेबल हो, यानी सब जगह यूज हो पाए। सब जगह यूज होने का मतलब कि आप ऐसा बैटरी बनाओ कि जो आपका टीवी में लग पाए। समझ गए मेरी बात? कहाँ लग पाए बेटा? टीवी में लग पाए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारा क्या दिया है? सेटिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी कि जो भी प्रोडक्ट का क्वालिटी, उसको स्टैंडर्ड को, क्वालिटी को मेंटेन रखना है, प्रॉपर मेंटेन रखना है। थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ, काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा दिया है अगला, टू रिड्यूस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? क्या हो गया बेटा? टू रिड्यूस गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक। बेटा ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है ना कि गिवन लाइन प्रोडक्ट का मतलब होता है अलग अलग टाइप प्रोडक्ट कम बनाओ। ठीक है, अलग अलग टाइप मतलब होता है ना कि बैटरी बन रहा है तो मोटा बड़ा छोटा बन रहा है, एक फिक्स बनो, उसको क्या कर दो बेटा? फिक्स टाइप का बनाओ, उसका साइज मेंटेन रखो और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स यानी बोले तो फीचर सेम रखो। फीचर बोले तो बैटरी, जैसे कॉमनली आप देखोगे ना कि बैटरी का एक टाइम होता है कि इतने दिन तक चलता है, तो अधिकतर सारे बैटरी अलग अलग कंपनी के उतने टाइम तक ही चलते हैं। थोड़ा मोड़ा होता है कि एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, कुछ भी होता है, लेकिन बेसिकली एक टाइम ड्यूरेशन उसका फिक्स रहता है कि नहीं रहता है? तो वही बोल रहा है कि उसका फीचर सेम होना चाहिए, उसका साइज सेम होना चाहिए, और उसका जो आपका जो टाइप है वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी कि आपका गिवन लाइन नहीं होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है, इसको रिड्यूस किया है। तो यानी स्टैंडर्डाइजेशन से हमने ये समझा, डब्ल्यू टेलर ने ये बोला है कि स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना है। जो भी स्टैंडर्ड हर कंपनी प्रोडक्ट को बनाते समय फॉलो कर रही है, जो हर प्रोडक्ट में यूज हो रहा है, जैसे टीवी का बैटरी हो गया, हमने बताया मोबाइल फोन का कवर हो गया, जो हर कोई बना रहा है, तो उसी टाइप का आपको बनाना है। क्लियर? यहाँ तक हो गया बेटा सबको? यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलिए बेटा। उसके बाद हम लोग बेटा अगला पढ़ते हैं, यानी कि हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन तो पढ़ लिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन उसके अंदर, यानी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन दोनों टॉपिक है ना उसके अंदर। तो स्टैंडर्डाइजेशन हम समझिए क्या होता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना, जो कि कॉमनली हर कोई ध्यान देता है। ठीक है, उसके बाद बेटा सिंप्लीफिकेशन उसी में आता है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है बेटा ना कि अननेसेसरी प्रोडक्शन नहीं करना है मेरे को। ठीक है, यानी कि डब्ल्यू टेलर ये बोलते हैं कि अननेसेसरी प्रोडक्शन मत करवाओ, जो कि कंपनी है, जो कि मार्केट में इतना यूजफुल नहीं है, उसका प्रोडक्शन मत करवाओ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बेटा कि पैंट है। ठीक है, पैंट का एक प्रॉपर साइज होता है ना, इतना इतना इतना, तो एक उसका लिमिट होता है बेटा। अब उस लिमिट से ज़्यादा बेटा उसका एक्स्ट्रा साइज हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो उसका डिमांड नहीं होगा, उसका सेलिंग नहीं होगा बेटा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यानी सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि अननेसेसरी प्रोडक्शन मत करवाओ, रोक दो।
स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना, सिंप्लीफिकेशन का मतलब अननेसेसरी प्रोडक्शन मत करवाना। जैसे अभी हमने बताया कि अगर आप एक पैंट का साइज फिक्स कर रहे हो, ठीक है, उससे ज्यादा नेसेसरी करोगे जिसका डिमांड मार्केट में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, वो बिकेगा ही नहीं। समझे मेरी बात ना? ठीक है, वही चीज लिखा है, एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन मत करो जो कि इसका साइज क्वालिटी बिकेगा ही नहीं मार्केट में, है ना। जैसे मान लीजिए शर्ट का ही ले लीजिए, शर्ट कितना होता है 30, 46, 48, अब देखिए 48 ज़्यादा हो गया, 48 वगैरह ज़्यादा हो गया बेटा, ठीक है। अब इस टाइप का बेटा अगर हम साइज़ का शर्ट बना रहे हैं तो मार्केट में बिकेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर हम अननेसेसरी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं करवाएंगे जो कि मार्केट में नहीं बिकेगा तो इससे मेरा काम सिंपल होगा कि नहीं होगा? दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। अगर हम अननेसेसरी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं करवाएंगे जो कि मार्केट में नहीं बिक रहा है तो उससे क्या होगा? मेरा काम आसान हो जाएगा। हम वही चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे जो कि मार्केट में बिक रहा है, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, तो इससे मेरा काम क्या हुआ? सिंपल हुआ कि नहीं हुआ? और इससे एक चीज़ और हुआ बेटा, आपका कॉस्ट रिड्यूस हुआ, खर्चा कम हुआ कि नहीं? हो गया ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद बेटा डी से हमारा है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब बेटा ये होता है ना कि वेजेस एंड सैलरी एम्प्लॉयज के वर्क के आधार पे उनको दो, उनके वर्क, उनके एक्सपीरियंस, उनके काम के परफॉर्मेंस के आधार पे उनको वेजेस और सैलरी दो। जैसे एफिशिएंट एम्प्लॉय क्या करता है? कम टाइम पे अच्छे प्रोडक्शन का, गुड्स का प्रोडक्शन करता है कि नहीं करता है? कम समय में अच्छे क्वालिटी गुड्स बना के वो देता है, तो उस टाइप के एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी दो। समझ गए मेरी बात ना? उस टाइप के एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी दो। जैसे वही चीज़ लिखा देखिए, पेइंग द डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम टू द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। मतलब कि जब आप सैलरी और वेजेस दे रहे हो ना प्रिया, तो उसमें क्या कर दो? उसको डिफरेंशिएट कर दो। जो अच्छा काम किया उसको ज़्यादा दो, और जो कम काम की, अच्छे से काम नहीं किया उसको सैलरी, वेजेस कम दो। इससे क्या होगा बेटा ना कि जो अच्छा काम कर रहा है वो मोटिवेट होगा। क्या होगा बेटा? मोटिवेट होगा कि देखो हम अच्छा किए हैं तो उनको अच्छा मिला। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जानते होंगे, कई लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके फादर प्राइवेट जॉब करते होंगे, तो उसमें क्या होता है कि टारगेट दिया जाता है। टारगेट अगर आप पूरा कर दोगे कंपनी में तो उसमें क्या होता है कि सैलरी तो मिलता है, अलग से आपको टारगेट के बदले इंसेंटिव मिलता है ना। तो वो इंसेंटिव एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि आप इस टारगेट को अगर पूरा करोगे तो उस मेहनत, उस टारगेट पूरा करने के आधार पे आपको इतना पैसा मिलेगा अलग से। तो वो जो अलग से पैसा मिल रहा है तो वो क्या हो रहा है? जो एफिशिएंट एम्प्लॉय है, जो अच्छे से काम कर रहा है, वो मोटिवेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएट पीस वेज सिस्टम। और जो नहीं कर रहा उसको मत दो, जो नहीं कर रहा उसको मत दो। यही होता है बेटा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। जो कर रहा है अच्छा उसको दो, जो नहीं कर रहा उसको मत दो। देखिए वही लिखा है बेटा, एक्स्ट्रा वेजेस मतलब ज्यादा से ज्यादा सैलरी किसको दो? टू एफिशिएंट एम्प्लॉय को दो। किसको दो बेटा? एफिशिएंट एम्प्लॉय को दो। विल मोटिवेट देम, जिससे क्या होगा? मोटिवेट होंगे और कंटिन्यू बेटा एफिशिएंटली वर्क करेंगे। कंटिन्यू क्या होगा? एफिशिएंटली वर्क करेंगे। और सुनिए, एक्स्ट्रा वेजेस एंड सैलरी एफिशिएंट एम्प्लॉय को दो। आप सोचोगे सर ये अगेन क्यों फॉलो किया? एक्स्ट्रा वेज एंड सैलरी एफिशिएंट एम्प्लॉय को दो, जिससे वो कौन मोटिवेट होगा? इनएफिशिएंट एम्प्लॉय मोटिवेट होगा और वो कोशिश करेगा कम टू कैटेगरी ऑफ द एफिशिएंट एम्प्लॉय के अंदर आने में। जैसे मान लीजिए जो अच्छा काम किया उसको इंसेंटिव मिल गया, ऊपरी कमाई मिल गया, जो नहीं किया उसको नहीं मिला, तो वो मन में सोचेगा ना यार हम काश कर लिए रहते तो हमको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता, चलो अगली बार हम कोशिश करेंगे, कर लेंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉय वो भी मोटिवेट हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब होता है कि वेजेस एंड सैलरी देने का जो आपका प्रोसेस है उसको कैटेगराइज कर दो। जो अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छा सैलरी दो, जो नहीं कर रहा है उसको कम दो, जिससे क्या होगा कि दोनों में कैटेगराइज हो जाएगा, अच्छे से काम होगा। ठीक है, ये FW टेलर ने कहा था। एंड लास्ट बेटा M से क्या है बेटा? मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट में, हार्मोनी नॉट डिस्कार्डेड में। हार्मोनी नॉट डिस्कार्डेड का मतलब पता क्या है? उसमें यह है कि मैनेजर और एम्प्लॉय को मिल के काम करना चाहिए, कॉपरेट हुए काम करना चाहिए ना बेटा। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड में क्या है? हार्मोनियल वर्क करना है, मैनेजर एम्प्लॉय मिल के काम करेंगे, कॉपरेट हो काम करेंगे। तो वही कहता है मेंटल रेवोल्यूशन में, कि मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि मैनेजर और एम्प्लॉय की माइंड को रेवोल्यूट कर दो, चेंज कर दो, किसमें कन्वर्ट कर दो? दोनों साथ में मिल के काम करें। ठीक है, देखिए वही लिखा हुआ है कि चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड ऑफ द वर्कर एंड मैनेजर टुवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे के प्रति उनका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, तभी कंपनी आगे ग्रो करेगा। यही होता है मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है, मेंटल रेवोल्यूशन मतलब मानसिक बदलाव, यानी कि एम्प्लॉय और मैनेजर का मानसिक बदलाव करो, यानी एक दूसरे का बिहेवियर अच्छा कर दो, जिससे दोनों मिलके काम करेंगे, बिहेवियर अच्छा रहेगा तो पॉजिटिवली आगे कंपनी बढ़ेगा। ठीक है,
उसके बाद है कॉपरेट बिटवीन द वर्कर एंड मैनेजर, मैनेजर को वर्कर को कॉपरेट होकर काम करना चाहिए, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा था, किसके अंदर, मेंटल रेवोल्यूशन के अंदर। तो बेटा ये आपका साइंटिफिक टेक्निक हमारा समाप्त हो गया है आज के दिन। एफ.डब्ल्यू. यानी कि इसका कोड हमने बनाया था FWSDM, कंप्लीटली हमने समझा दिया, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।